अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। आज प्रोग्राम में हमने बात करनी है जो कानून साजी हो रही है पार्लियामेंट की तरफ से, उसके ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे। साथ ही साथ सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस से मुतल्लिक एक फ़ैसला दिया है कल, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले साबिक चेयरमैन FBR, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी साहब ने आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ बात करते हुए कुछ गुफ्तगू की और कुछ इंकशाफात किए, उसका ज़रा जिक्र करते हैं और अपने तज्ज़ियाकारों की उसके ऊपर राय जानते हैं। ये प्रोग्राम तो वैसे है जिसमें शब्बर ज़ैदी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं और डिटेल्ड इंटरव्यू दे रहे हैं, वो आज नशर होना है, लेकिन इसके कुछ हिस्से हैं जो बड़े वायरल हो रहे हैं और हम आपको दिखा भी रहे हैं उसकी कुछ क्लिप्स। उसमें जो कॉन्टेंट निकल के सामने आ रहा है और शब्बर ज़ैदी साहब जो बात कर रहे हैं वो बड़ी हैरान कुन और बड़ी बुनियादी बात, लेकिन इसके ऊपर बात होना बड़ा ज़रूरी है। तो वो कहते कुछ यूँ है शब्बर ज़ैदी साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर चलती रहती तो बाय द एंड ऑफ इट, यानी मुद्दत ख़त्म होने तक मुल्क माशी तौर पर तबाह हो चुका होता। न सिर्फ ये बल्कि शब्बर ज़ैदी साहब ने यह भी कहा कि बाअसर गठजोड़ रखने वाले अफराद किस तरह से मुल्क की मईशत के ऊपर असरअंदाज होते हैं और उनके दौर में भी उनको किस तरह से सामना रहा इसका। उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली, मुलाहिजा कीजिए। मैंने गलती से एक नोटिस दे दिया मुल्तान में एक बड़े जमींदार को, भाई ये आप जो कह रहे हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट से पैसे आए एग्रीकल्चर इनकम से, मुझे रिकनसाइल कर दो। मेरे दफ्तर में 40 MNA आए, लेड बाय शाह महमूद कुरैशी, सरदार रसूलुल्लाह दरेशक। हम साउथ पंजाब के MNA हैं, हमारे बगैर गवर्नमेंट नहीं चल सकती। मैंने बड़ी गवर्नमेंटें देखी है, तो उसको छोड़ दे। टोबैको का मामला, उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार तकारीर में कहा करते थे कि जी 98% टैक्स जो है वो रजिस्टर्ड दे रहे हैं, हालांकि कोई 30-35% जो है वो इलीगल सिगरेट बेचने का काम कर रहे हैं। तो मामला रिवर्स होते गए और जो तंबाकू बनने की स्टेज पे लगा था, हालांकि उससे काश्तकार को नुकसान नहीं था। 500 असद कैसर साहब ने कहा कि मेरे फ्रंटियर के MNAs जो हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं असेंबली के चैम्बर में। मैंने कहा ये बंद करें, इसमें क्या परेशानी है आपको, 500 रुपए है। उन्होंने कहा सर ये नहीं हो सकता, हमारे सारे MNA तंबाकू के ग्रोअर हैं। मैंने कहा यार 500 को 0 कर देता हूँ मैं, मुझे मगर उस फैक्ट्री को रजिस्टर करने दो। मैंने कहा नहीं सर ये नहीं हो सकता, आप हमारे इलाके में एंटर नहीं हो सकते। ट्राइबल एरिया के अंदर ये जो स्टील रोलिंग की मिल है, इनके ऊपर हाथ डाला। 20 सेनेटर फाटा के वो इमरान खान के साथ पास आके बैठ गए। उन्होंने कहा शब्बर साहब को रोके, खैर मैंने नहीं माना। इस पे दिस इज वन ऑफ थिंग जहाँ इमरान खान की मेरा इख्तिलाफ हुआ, मैंने नहीं माना। मैंने कहा सर ये नहीं हो सकता। ये मुख्तसर सी आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में। ये पूरा इंटरव्यू आप आज रात भी मुलाहिजा कर सकेंगे। बहरहाल ये जो बात कर रहे हैं बड़ी बुनियादी सी बात, लेकिन हमारा जो सिस्टम है पूरा का पूरा, उसको ठीक करने में, हमारी मईशत को ठीक करने में बड़ी इंसेंशियल बातें कि किस तरह से ये जो बाअसर अफराद हैं, बाअसर ग्रुप्स बन जाते हैं और वो पूरी की पूरे निज़ाम को मुतासिर करते हैं। लेकिन यहाँ पर गौर तलब बात यह है कि एक ऐसी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये नारा लगाकर, जो ये वादा करके, दावा करके इक़्तिदार में आई कि वो इस तरह के गठजोड़, इस तरह की माफियाज, इस तरह की मोनोपलीज़ का खात्मा करेगी और मईशत को ठीक करेगी, वो भी इस निज़ाम को ठीक ना कर पाई। इसकी वजह क्या है, ये अपने तज्ज़ियाकारों से हम पूछ रहे हैं। हमें ज्वाइन करें इरशाद भट्टी साहब, महमल सरफराज साहिबा, हफीजुल्लाह नियाजी साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमल, आप क्या वजह समझती हैं, निज़ाम की तब्दीली के नाम पर आई तहरीक इंसाफ, लेकिन ऐसी जमात भी क्यों सख्त फैसले ना कर पाई, क्यों ज़रूरी फैसले ना कर पाई, क्यों अवामी मफाद में मईशत से मुतल्लिक़ ख़ास तौर पे काम ना कर पाई? देखिए लीला, पहली चीज तो ये है कि तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने जो नारे लगाए, तब्दीली के नारे लगाए, एक उन्होंने लोगों में, आवाम में उम्मीद दिलाई, होप दिलाई कि हम बाकी जमातों से फर्क होंगे और हम जो है निज़ाम में तब्दीली लेकर आएंगे। लेकिन वजह जो है उसकी ये थी कि ये सिर्फ और सिर्फ बातें थी, ये एक रेट्रिक था जिस पर उन्होंने कोई अमल दरामद नहीं की और ना ही करनी थी। और हमने देखा भी, आप ये देखिए कि इनको तहरीक इंसाफ को किसने रोका था कि वो रिफॉर्म्स करें, यानी पुलिस रिफॉर्म। जब हुकूमत आई तो हमने यही सोचा पंजाब में भी हुकूमत बना ली तो अब पंजाब के अंदर भी पुलिस रिफॉर्म्स होंगे। अच्छा, फिर हमने जो है सोचा कि जुडिशल रिफॉर्म्स भी करेंगे, लेकिन जुडिशल रिफॉर्म्स का हमने क्या देखा कि एक जज जिनके खिलाफ कुछ था ही नहीं, उनके खिलाफ वो लेकर रेफरेंस उन्होंने दायर कर दी सिर्फ इसलिए
क्योंकि उनको जो है वो जनरल फैज साहब नाराज थे और अब वो इल्जाम लगाते हैं जनरल फैज और जनरल बाजवा के ऊपर कि जी उनकी वजह से कि यानी कि बेसिकली वो कहना चाह रहे थे कठपुतली थे, तो जुडिशियल रिफॉर्म से भी नहीं वो कोई जो थे इंटरेस्टेड थे। अच्छा, एग्रीकल्चर में आप देख लें कि वैसे तो खान साहब जो है बहुत सारी चीजों के ऊपर यही कहते थे कि मैं ये चीज नहीं कर सका, वो नहीं कर सका, क्योंकि हमारी जो थे कोलिशन पार्टनर्स थे और हमें उन्होंने बहुत सारे काम नहीं करने दिए। लेकिन आप उनके वाइस चेयरमैन शाहमूद कुरैशी साहब जो है यानी कि वो लेकर गए एक डेलीगेशन और वो ये कह रहे हैं कि ये ना करें, क्योंकि मसला ये है कि मैंने कल भी इस तरीके से परसों भी ये बात की थी कि बहुत सारे हमारे सियासतदान भी जो है वो भी एक्चुअली उनके लैंडलॉर्ड्स हैं, तो वो चाहते ही नहीं कि इस तरह की चीज हो। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में तो आपके कोई कोलिशन पार्टनर्स भी नहीं थे, आपकी उधर मेजॉरिटी थी, उधर तो आप मजबूर भी नहीं थे कोलिशन के हाथों। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि जब शहबाज जैदी साहब ने बात की कि टोबैको के ऊपर वो लगाने, तो उनके अपने लोग आगे, क्योंकि वो तो उनकी हुकूमत के अंदर थे, मौजूद थे, जो ये काम नहीं होना चाहते थे। असल अलीना प्रॉब्लम ये थी कि इनका मकसद रिफॉर्म नहीं था, रिफॉर्म मसला नहीं था। असल मकसद था कि जी वो जिस तरह बताया भी शहबाज जैदी साहब ने कि शहजाद अकबर आ जाते थे, कहते थे कि इस पे भी केस बना लें, उस पे भी बशीर मेमन साहब भी पहले बता चुके हैं कि किस तरीके से उन्हें कहा जाता था कि फलाने पर ये केस बना दो, झूठा मुकदमा बना दो। बेसिकली ये उनको कोई रिफॉर्म से नहीं था, उनको था कि हमने ये जो है लोगों पे अपने ऑपोजिशन पार्टीज के ऊपर हमने केसेस करने हैं, हमने उनको जेलों में रखना है, हमने उनको सजाएं देनी है। उनका मकसद ताकत के साथ जुड़े रहना था, उनका मकसद रिफॉर्म नहीं था। और जो डिफॉल्ट की बात की है शहबाज जैदी साहब ने, वो कोई आज पहली बात तो नहीं कर रहे, गालिबन 16 दिसंबर 2021 की बात है कि तब भी उन्होंने यही बयान दिया था कि डिफॉल्ट करने जा रहे, तो उस वक्त हुकूमत भी पीटीआई की थी और उनकी शदीद ट्रोलिंग भी हुई। उसके बाद हमने देखा ही कि क्या हुआ। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जब कोई शख्स सच बोलता है, बताता है कि क्या चीजें हुई थी, तो फिर उसके ऊपर बहुत सारे ये जो इन पॉलिटिकल पार्टीज के लोग फिर इस तरह जानकर भाव उठाते हैं। लेकिन असल चीज तो हमारे सामने है, हमें पता है पंजाब के अंदर कितने पुलिस में कितनी चेंजेस हुई, कितनी तब्दीलियां हुई, चीफ सेक्रेटरी किस तरह बदले, अब तो बहुत सारी चीजें सामने खुलकर आ गई हैं, किस तरह पैसे लिए जाते थे ट्रांसफर पोस्टिंग्स के लिए, क्या सारे मामलात थे। तो रिफॉर्म नहीं था, मकसद सिर्फ और सिर्फ था ताकत से जुड़े रहना, उस ताकत का गलत इस्तेमाल करना, अपने अपोनेंट्स के खिलाफ उनको सजाएं देना, जो उनको क्रिटिसाइज करे, इवन मीडिया के लोग उनकी भी ट्रोलिंग करना, उनके ऊपर भी तरह तरह के जो है वो जो है इल्जामात लगाना झूठे। तो ये उनका मकसद था, उनका मकसद बिल्कुल कोई रिफॉर्म करना हमें नजर आ रहा है। उनके 3.5 साल से 3.5 साल में कोई रिफॉर्म नहीं आया। आप बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को जैसा भी कहते हैं, लेकिन ये एक जमात थी जो कहती थी हम तब्दीली लाएंगे और उन्होंने जीरो तब्दीली। इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब शब्बर जैदी, जब दौरे शब्बर था तो वो फ़िक्रा बदल गया और बच्चों को कहा जाता था कि सो जा वरना शब्बर आ जाएगा। पहले था गब्बर आ जाएगा। तो जब ये आए और तो हमने इनको देखा, एक वजी और एक हैंडसम, एक बावकार और एक रोबदार शख्सियत को, तो हमने फ़िक्रा बदल दिया और कहा कि सो जाओ बच्चों वरना शब्बर आ जाएगा। मैडम शेख, ये बात शब्बर साहब की बिल्कुल ठीक है कि तंबाकू माफिया पर हाथ डालना चाहा। कई मरतबा मैंने भी रिपोर्ट कार्ड में इस पर डिस्कस किया कि तंबाकू माफिया पर क्यों नहीं हाथ डाला। तो केपी असम्बली में बगावत का समा पैदा हो गया। आटा गंदम स्कैंडल पर वालों पर हाथ डालना चाहा तो मानिकाज और गुज्जर्स आड़े आ गए। शुगर माफिया पर हाथ डालना चाहा तो जहांगीर तरीन ग्रुप वजूद में आ गया और हमारी जो सहमी हुई, डरी हुई बैसाखियों पर जमहूरियत ख़तरे में पड़ गई। महंगे बिजली घर मुआहदों की रिपोर्ट पब्लिक हुई और उन पर कार्रवाई होना शुरू हुई तो एक दोस्त ममालिक हमालिया से ऊंचा, शहद से मीठा और समंदर से गहरा नाराज़ हो गया। ताजरों को टैक्स नेट में लाना चाहा तो हड़तालें शुरू हो गईं। तबका अशराफिया और मगरमच्छों से टैक्स लेना चाहा तो इमरान हुकूमत ख़तरे में पड़ गई और उल्टा उन्होंने सारों ने मिल मिलाकर नैब तरामीम करवा ली। जो इमरान खान ने खुशखबरियाँ सुनाई कि अब नैब तरामीम हो गई हैं और सब्सिडीज़ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स भी ले लीं। 2-4 सहारों के वोटों के सहारे खड़ी हुकूमत, ना तजर्बाकारीज़, माफियाज़ का ये मुल्क और वो शब्बर जैदी जो कल तक बड़ों को टैक्स बचाने के रास्ते बताया करते थे, जब टैक्स लेने पर आए तो खुद ज़हनी और जिस्मानी तौर पर ऐसे बीमार हुए कि इन्हें रोकते रह गए और ये चले गए। काश ये उस वक़्त मैदान में खड़े रहते और आज जो इल्लामा इकबाल जैसे और बड़े अकवाले ज़र्री फेंक रहे हैं, काश उस वक़्त आखिर वक़्त तक लड़ते रहते। और इन्होंने एक और तजवीज़ भी दी थी कि 1500 FBR वाले मुलाजमीन रख लें
बाकी सारों की छुट्टी कर घर भिजवा दें, उनको घर तनख्वाह दे दें, मैं FBR बेहतर चला लूँगा। उस पर इनका क्या हुआ वो भी इनको इनसे पूछ लीजिएगा। मैडम शेख, तहरीके इंसाफ का मकसद रिफॉर्म्स था। हम इसको इस तरह ना करें कि इस तरह बिल्कुल ही एक बयानिया चलता जा रहा है। मकसद तब्दीली ही था, मकसद गुड गवर्नेंस और गुड परफॉर्मेंस ही था। मगर 5 से 10 लोग जो साथ थे और एक बनी गाला ग्रुप साथ था, और उसके बाद ये सारा कुछ हाईजैक हो गया और बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, वादे, दावे, नारे, हवाई फायरिंग साबित हुए। इमरान खान साहब जिन्होंने इस मुल्क पर एहसान किया और 2 शाही टब्बरों का स्टेटस कोड तोड़ा, वो अगला 50% डिलीवर ना कर सके। कोरोना भुगता तहरीके इंसाफ ने, बड़ी मुश्किल वक्त में हुकूमत की तहरीके इंसाफ ने, लेकिन इसके बावजूद ये कहना जनाब शब्बर जैदी जो मैदान छोड़कर भाग गए थे और हथियार फेंक कर भाग गए थे कि मुल्क तबाह हो जाता, मैं नहीं मानता। हाँ, अगर ये जो टीम है, ये जो आज तजर्बाकार है PDM वाले, इनको 5 साल मिल जाते और इनकी हुकूमत इस तरह चलती जिस तरह इन 15-16 महीनों में, तो वाकई मुल्क हो सकता है तबाह हो जाता। अल्लाह ना करे कभी मुल्क तबाह हो, लेकिन हो जाता मुआशी तौर पर। इन 15-16 महीनों ने इमरान खान को और तहरीके इंसाफ को मसीहा साबित कर दिया। उनकी बैड गवर्नेंस, उनकी बैड परफॉर्मेंस को बख्शवा दिया। डॉलर, स्टॉक एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, तकर्रियाँ, कानून साजियाँ, मुखालफिन के खिलाफ केसेस और नैब का इस्तेमाल और बाकी सारा कुछ इन्होंने तो वो कुछ कर दिया है कि जो अब मेरे ख्याल से रहती दुनिया तक इनकी मिसालें दी जा सकती हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब अपने गवर्नेंस, वो जो वादे, दावे, नारे, तब्दीली, वो डिलीवर नहीं कर सके और हाईजैक हो गए। और लेकिन इसमें इसको ये कह देना कि मकसद ये नहीं था, मकसद वो था, मकसद माफियाज का मुल्क है, ये इसमें इस तरह का कमाल जो है 2-4 वोटों का और बाकी सारों का और शब्बर जैदी साहब का भाग गया। शब्बर जैदी साहब खड़े रहते ना, खड़े रहते ना, मजा आता। नहीं अलीना, मेरी बात सुने। जी, आप मेमल साहब बोलें, फिर मैं बोलता हूँ। जी देखिए अलीना, बात सिंपल सी है कि हम यहाँ पर बात करते हैं बाकी 2 पॉलिटिकल पार्टीज की। मैं तो कह रही हूँ कि अगर यही चेंज क्या था ना कि स्टेटस को चेंज करना है, तब्दीली लानी, उनका अगर मकसद वाकई ये था, तो फिर उनके जो सराउंडिंग, जो भट्टी साहब ने अभी लोग गिनवाए हैं कि उनके साथ बनी गाला के लोग, बनी गाला का एक माफिया, यानी कि उनके इर्द गिर्द के लोग ही वो थे जिन्होंने रिफॉर्म्स नहीं होने देने थे। तो इमरान खान साहब फिर किस तरह से इंटरेस्टेड थे रिफॉर्म्स के अंदर? और जिस तरह का नहीं, ये कहना आपका, मैंने इस बात पे एतराज किया है, इस बात पे एतराज किया है कि मकसद तब्दीली नहीं था, मकसद रिफॉर्म्स नहीं था, ऐसी बात नहीं थी। पंजाब में जब रिफॉर्म्स लाना चाहिए तो पंजाब के सारे वडेरे एक तरफ हो गए और उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत खत्म करें। KP में महमल ये कह रही है कि अगर उनकी पार्टी में उनके इर्द गिर्द लोग ऐसे थे, उनकी पार्टी में उनके इर्द गिर्द लोग ऐसे थे जिनका मकसद तब्दीली नहीं था, तो फिर खान साहब अकेले तब्दीली का मकसद लेके कैसे उसको अचीव कर सकते थे? रूडा जैसे प्रोजेक्ट को खान साहब ने जितना एडवर्टाइज किया है ना, किसी और ने नहीं किया। रूडा के अंदर कितने प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, कितने कब्जा माफिया, किस तरीके से वो हो रहे हैं, मुझे आप बताएं। वो रिफॉर्म करना था कि आप गरीब फार्मर्स थे, उनकी आप लोगों की जमीनें न्याजी साहब को इसमें शामिल करते हैं, ठीक है। ये मेरी बात नहीं, ये रिफॉर्म मकसद नहीं है, पावर में आना मकसद था। अच्छा, पावर में आकर, ठीक है महमल, आपका पॉइंट आ गया। एक मिनट भट्टी साहब, आपका भी पॉइंट आ गया, आपका भी पॉइंट आ गया। एक मिनट रुक जाए भट्टी साहब, आपका भी पॉइंट आ गया, महमल का भी पॉइंट आ गया। न्यायी साहब की सुनते हैं आप। न्यायी साहब, आप बताइए आपकी क्या राय है? क्या मुमकिन ही नहीं था इस तरह से बासर अफराद के होते हुए, या जिस तरह से भट्टी साहब उनको माफियाज कह रहे हैं, इनके होते हुए तब्दीली लाना करना मकसद अच्छा था खान साहब का? अभी शब्बर जैदी साहब की बात पे तबसरा करने से पहले मैं ये बता दूं कि जी आप कर लें, वो जो वो नहीं कर सके ये कर लें। इससे पहले नवाज शरीफ साहब कर लेते। चुनाचे ये इसका मसला इमरान खान साहब से रिलेटेड नहीं है, वो फीड इन द सिस्टम है, ये जो माशरे के अंदर एक जिन है। और ये असल में माफिया लफ्ज गंदा है, हम क्रिमिनल उसमें करते हैं, लेकिन वो जो होता है ना एक पूरा जो लॉबिस्ट जो घुसे हुए हैं ना, कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर कॉटन क्रॉप को, जो हम 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड थे और 3rd लार्जेस्ट USA और चाइना के बाद,
तो वो खत्म कराई, क्योंकि हमने यहाँ शुगर मिलों को स्पेस दी और शुगर मिल के पास है, सारी सियासतदानों के पास है। और इसलिए आप देखेंगे कि जो जितनी आज तक फेवर शुगर इंडस्ट्री को मिली है ये करते रहे। खैर ये दूसरा टॉपिक है। अब इससे शबर जैदी साहब के बारे में मैं ये बताऊं, ये फरमाइशी इंटरव्यू था, क्योंकि तब भी वो FBR के वो जिन लोगों के बंदे हैं उनकी नुमाइंदगी तब भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। और उनकी वजह ये नहीं है कि उन्होंने जेन्युइनली समझा कि जी इमरान खान के वक्त में कुछ चीजें ये हो, जिसको कहना चाहिए कि फ्ला हो गया, क्योंकि जो बंदे उनको लाए थे वहां पे उस तरीके से उनका ख्याल था ये काम कर लेंगे, काम इनसे हुआ नहीं होना था। क्योंकि जो उनका ख्याल ये होगा कि ये चूंकि टैक्स चोरी को फैसिलिटेट करते रहे हैं या मतलब जानते हैं टैक्स पेयर किस तरीके से जो एवेसिव होते हैं या एवेजन करते हैं, उन्होंने सोचा कि इसको ले आएंगे और ये वो निजाम को, क्योंकि हर हुकूमत का एक जो होता है क्राइसिस होता है, IMF से बात करें, कुछ करें जी, टैक्स बढ़ाएं, टैक्स नेट बढ़ाएं, टैक्स जो आपका स्प्रेड ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा पैसे इकट्ठे करें, रेवेन्यू बढ़ाए, तो वो उसके अंदर वो कोई कामयाबी उनको नहीं, बल्कि उस साल हमारी इकॉनमी माइंडेड के शबर है साहब जब तक रहे, कोरोना नहीं था। कोरोना आया यहाँ पे, जो हम अक्सर कहते हैं, इमरान खान साहब कहने तो तकिया कलाम है ना कि कोरोना आ गया। कोरोना कब आया? आपने 18 अगस्त 2018 को इक़्तिदार संभाला और कोरोना आया अप्रैल में, इफेक्टिवली मार्च के लास्ट वीक में पता चला कि कोई कराची के अंदर केसेस आ रहे हैं, लेकिन अप्रैल के अंदर जो है हमने उसको, या मार्च के लास्ट वीक हमने उसको जो उसके खिलाफ मैयर्स लेने शुरू कर दिए, मगर जो लाइफ वाज क्वाइट नॉर्मल उससे पहले। तो इसलिए ये कोरोना की देख रहे हैं इमरान खान साहब, चलो उस 1.5 साल या 1 साल 8 महीने का हिसाब तो देते हैं जब कोरोना नहीं था, जब इकॉनमी माइनस में ग्रोथ चली गई थी। क्राइसिस ये है जी कि ये जो सिस्टम है इसमें ये कभी भी जिम्मेदारों से टैक्स जो है, जो लैंड होल्डर्स हैं उनसे टैक्स ले ही नहीं सकते। उसकी कई वजूहत हैं। पहली बात तो ये है कि आप आधी से ज्यादा क्रॉप जो सब्सिडाइज करते हैं, गंदम आप उनको ज्यादा कीमत दे के जिम्मेदारों से वसूल करते हैं, बहुत सारी टेक्निकल का कॉम्प्लिकेशन। हम शहरी लोग जहां से बैठते हैं जी ये कर दे, वो जी फलां क्यों नहीं करते, फलां से क्यों नहीं लेते। इंडस्ट्रियल कहते हैं जी जिम्मेदार लूट के खा गए, कॉटन ग्रो लूट के खा गए, वो कहते हैं जी जिनर हमें मार गए, जिनर कहते हैं स्पिनिंग मिलों वाले मार गए। ये पाकिस्तान के अंदर जो उलझने हुई हैं बीबी, इसका किसी के पास की बात नहीं है। मैं दिल जमी से समझता हूँ कि शायद इमरान खान भी यही चाहते हो, शहबाज शरीफ साहब भी यही चाहते हो, नवाज शरीफ भी चाहते हो कि यार ये टेस्ट नेट बढ़े भी और ये भी लोग दें टैक्स दे। लेकिन जब इनके सामने डिटेल आती होगी तो वो उसके बाद वो जिसको कहना चाहिए शबर जैदी साहब जो कोई उसके सामने चुप कर जाते होंगे। लेकिन एक बात मैं करता जाऊं कि ये जो जब आप हुकूमतें बनाते हैं, इन लोगों को आपने 70 साल से पाला हुआ है, ये जितने नाम लिए हैं इनकी ताकत कहां से आती है? जिन लोगों से ताकत आती है वो उनको अभी भी अवेलेबल है, वही इन्हीं पार्टियों को भेजते हैं। जब उनसे उन पार्टियों को जितवाते हैं तो वो इनफैक्ट उन पार्टियों के आगे वो इनकैपेसिटेटेड होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। वो ये आएंगे, ये सारे 50-60 बंदे जो कोई 30-15-20 सिंध से आ जाएंगे, 30-40 पंजाब से आ जाएंगे, जहां जहां बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग है, क्योंकि वो वहां की पॉलिटिक्स को, अपने इलाके की पॉलिटिक्स, वही माई बाप है। और उन लोगों को जरूरत है इमरान खान साहब को जितवाना है, इलेक्शन तो उसकी तरफ तोड़ दिए। अब वो जो इमरान खान साहब को खराब करना है तो वहां से हटा लिए, किसी और तरफ लगा दिए। तो ये मसला जो है मेरा ख्याल है शबर जैदी साहब को इखलाकी तौर पर ये बातें जेब नहीं देती, क्योंकि इस तरह इतने नॉर्मल अभी किसी के कहने पे उनका मतलब मैं उनकी बातों के साथ मैं हो सकता है क्वालिटी ऑफ जो टॉक है उससे मुझे कोई ज्यादा इख्तिलाफ ना हो कि इमरान खान साहब जो है सबसे ज्यादा इस मुल्क के, इस पाकिस्तान की तारीख के नालायक तरीन और जिस पोजीशन में वो थे और अब आए आपके मुताबिक वो नहीं कर सकते। उसमें भी एड एंड बैट हो गया, ऐसे बतली हुर्रियत बने फिर रहे हैं कि जी मैंने ये किया तो मैं फलां चला। अच्छा, वैसे इन ऑल ऑनेस्टी एंड फेयरनेस न्याजी साहब, उस वक्त जब उन्होंने कहा कि टैक्स, बेशक जो भी नियतों का अल्लाह पाक बेहतर जानता है, लेकिन हो सकता है उन्होंने अच्छी इंटेंशन से किया हो, उस वक्त भी जब उन्होंने कहा कि उस वक्त नहीं उन्होंने उस वक्त भी उन्होंने कहा कि जी ताजिरों के ऊपर टैक्स लगाते हैं, लेकिन फिर हमने, आप भी जैसे बता रहे हैं, हमने उस वक्त देखा कि पूरे का पूरा महीना, तकरीबन पूरा हफ्ता सारी मार्केट जो है आपकी शटडाउन रही। फिर बंदा क्या करे, कहीं ना कहीं तो करना पड़ता है। लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात करना चाहती हूँ मज़हर अब्बास साहब, अभी जो हमने बात की, पूरी दुनिया में लॉबीज होती हैं, हकीकत है ये ठीक है, बड़ी आइडियलिस्ट सोच, बड़ी अच्छी लगती है करना, नहीं जी करप्शन खत्म, शफाफियत, ये वो,
बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरी दुनिया में लॉबीज वर्क करती हैं, पूरी दुनिया में सब कुछ सिस्टम मैनिपुलेटेड होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो रेगुलेशन है वो भी होती है, उसके साथ साथ मईशत भी चलती है, उसके साथ साथ चेक्स एंड बैलेंसेस भी होते हैं। हमारे यहाँ पर क्यों ये प्रॉब्लम है? और जैसे अभी न्याजी साहब कह रहे हैं कुछ हो ही नहीं सकता, ये तासुर क्यों है कि कोई नहीं बेहतरी ला सकता, या इनके ऊपर तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप टैक्स इकट्ठा कर ही नहीं सकते? देखिए अलीना, आइडियली तो हमें ये क्वेश्चन उस वक्त रखना चाहिए था जब हम पूरा इंटरव्यू देख लेते हैं, क्योंकि हम एक क्लिप की बुनियाद पे एक क्वेश्चन हमने प्लेस किया है। दूसरी ये कि शब्बर जैदी साहब को पता है, जाहिर है हम सबसे ज़्यादा पता होगा, और मुझे याद है कि शौकत तरीन साहब से कई साल पहले जब वो पीपल्स पार्टी में थे, उस वक्त मैंने इंटरव्यू किया था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि FBR इज़ वन ऑफ द मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशन। यानी उस वक्त उनके बकौल कोई 500 अरब रुपए जो है वो उसकी लेवल की करप्शन FBR में होती थी। तो शब्बर जैदी साहब की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि FBR को बेहतर करते हैं। FBR में उनका बाकी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन अगर वो FBR में रिफॉर्म्स करते, मेजर रिफॉर्म्स करते, तो शायद उसके रिजल्ट्स वो आज जो है वो सामने रख कर बताते कि FBR के अंदर उन्होंने क्या क्या किया और उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आई। दूसरी बात, जो PTI का मसला था, देखिए PTI के पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी टू रिफॉर्म्स। ठीक है, PTI की गवर्नमेंट जो है वो उनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, वो एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, लेकिन उनके सामने चैलेंजर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे। इवन 2000 जब वो उनकी 18 में बनी थी, देखिए जब वो इलेक्शंस हुए, उनके बड़े मुखालिफ नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया गया था, और कोई उनके सामने कोई इस तरह का चैलेंजर नहीं था। इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे पूरी तरह खड़ी हुई थी। वो ख़ुद ये कहते थे कि उनका जो टारगेट रहा पिछले उनकी जितनी भी 26 साल की वो है, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये उनका टारगेट था। अब उनका मसला ये हुआ कि जब वो बरसरे इख्तिदार आए तो आपको याद होगा कि वो बहुत बड़ी मिसालें दिया करते थे नासिर दुर्रानी साहब की, जो IG खैबर पख्तूनख्वा थे। उनकी रिटायरमेंट के बाद उनके एज एन एडवाइज़र उनको उसी तरह की रिफॉर्म्स करने वो पंजाब में लाए, और उसके बाद वो जल्दी नासिर दुर्रानी साहब वो अपना रिज़ाइन करके चले गए। किसी ने उनको पलट के पूछा नहीं कि उन्होंने रिज़ाइन क्यों किया, क्योंकि PTI और PTI के चेयरमैन जो है वो नहीं चाहते थे कि पंजाब में कोई पॉलिटिकल टर्मोइल आए। तो जहां आप पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ करने शुरू कर दें, तो फिर आप वो अपने टारगेट अचीव नहीं करते। पुलिस रिफॉर्म्स फिर धरी की धरी रह गई। जो पुलिस ऑर्डर 2002 था, जिसको, और पुलिस रिफॉर्म्स जो उन्होंने KP में की थी, वो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में नहीं की। फिर ये नहीं कि उन्होंने कोशिश भी नहीं की उसके बाद। इसी तरह सिविल सर्विस रिफॉर्म्स। बट सर, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस तो किसी ना किसी हद तक करने नहीं पड़ते हैं उसके। नहीं तो फिर आप फिर देखिए ना, फिर तो देखिए आपने नहीं, लेकिन आपने किया क्या? आपने किया ये कि आपने फिर फोकस क्या किया कि जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस लेकर आओ, नून लीग के खिलाफ, आप रिफॉर्म्स उससे हट ही गए पूरे, कि बजाय इसके कि आप रिफॉर्म्स करते। आपकी गवर्नमेंट 5 साल की गवर्नमेंट थी, कोई बड़ा चैलेंजर आपके सामने नहीं था, आपके पास पूरे 5 साल थे। आपने पंजाब में आप लोकल बॉडीज इलेक्शन कराते फौरन, आपने क्यों नहीं कराए? आपने इलेक्टेड बॉडीज को ख़त्म कर दिया। यानी आप जो सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों पर मिसालें दिया करते थे, लोकल बॉडीज़ और पुलिस रिफॉर्म, दोनों ख़त्म कर दिया आपने उस चीज़ में। फिर आपने जिस तरीके से चीज़ें आई कि किसी तरीके से, क्योंकि आप समझते हैं क्योंकि इस्टेब्लिश वो ये करना चाह रहे थे, वो ये हर सूरत में साबित करना चाह रहे थे कि ये 2 पार्टी करप्ट है। उसके लिए आपके पास टाइम था, आप प्रॉपर केसेस, आप इंस्टीट्यूशन बनाते, आप नैब को स्ट्रॉन्ग करते, आप और इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करते, ताकि इंस्टीट्यूशन अपने तौर पे चलते। लेकिन इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, तो आज जो शब्बर जैदी साहब जो बातें कर रहे हैं वो बिलीटेड हैं। दूसरे ये कि उन्हें, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि क्वेश्चन आज के इंटरव्यू में कि क्या उन्होंने FBR के हवाले से भी बात की है या नहीं की, इसीलिए मैंने कहा कि हमने सिर्फ एक क्लिप की बुनियाद पे ये बात की है। मुझे ये बताएं, आप जब ये कहते हैं कि शब्बर जैदी साहब कुछ FBR में रिफॉर्म्स करते, तो आप इससे, आपकी मुराद क्या है? क्या चाहते हैं, क्या रिफॉर्म्स करते? FBR से करप्शन खत्म करते। अच्छा, यानी अगर आप पिछले पूरे पाकिस्तान के चंद इंस्टीट्यूशंस को उठाएंगे, और ये सिर्फ वही नहीं, FBR के लोग कहते हैं ये बात,
तो सबसे ज़्यादा आपको उस इंस्टीट्यूशन में नज़र आएगी। और जगहें भी बहुत हैं माशाल्लाह। आप देखें ना, आज स्टोरी है डॉन की, हमने उसको डिस्कस ही नहीं किया। सिंध गवर्नमेंट ने 7 अरब रुपए राइट ऑफ कर दिए डिपार्टमेंट्स के। ऐसा लगता है हमारे यहाँ इस तरीके से हमने कोई 50 अरब रुपए डेवलपमेंट फंड्स के लिए एमएनएस को दे दिए। किस लिए? लोकल बॉडीज को देने के बजाय आप एमएनएस को देते हैं, और इसीलिए एमएनएस और एमपीएस नहीं चाहते कि लोकल बॉडीज एम्पावर हों। तो हम जो स्पेंडिंग करते हैं, जो पैसा खर्च करते हैं, जहां खर्च करना चाहिए वहां खर्च नहीं करते, हम पॉलिटिकल ब्राइब के तौर पे। और ये भी पीटीआई को खत्म करना था। ये भी पीटीआई के चेयरमैन कहा करते थे कि डेवलपमेंट फंड्स नहीं मिला करेंगे। ओनस या रिस्पॉन्सिबिलिटी पीटीआई की ज्यादा है, क्योंकि वो ये नारा लगा के आए थे और वो इसी की बुनियाद पर आए थे कि हम इस निजाम नारा सब लगाते हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि सिस्टम में इतनी बुरी तरह से सराहियत किया हुआ है। जैसे अभी हम मौजूदा हुकूमत को ले लें, इसके अंदर भी हम देखते हैं कि कुछ महीनों पहले मिफ्ता इस्माइल साहब को एक मैसेज आता है, एक ट्वीट आती है, जब मिफ्ता इस्माइल साहब ताजिरों के ऊपर टैक्स नेट की बात करते हैं कि मिफ्ता साहब प्लीज़ लुक इनटू इट। एनीवेज जी, हमारे तज्जियाकारों की आपने राय सुनी। पुलिस की बड़ी बात हो रही थी यहाँ पे पुलिस इस्लाहात की, इससे मुतालिक सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। जनाब, पुलिस को सियासी मुदाखलत से पाक रखने से मुतालिक सिविल सोसाइटी की दरख्वास्त थी, जिससे मुतालिक सिंध हाई कोर्ट ने कल फैसला सुनाया है। और इस फैसले के मुताबिक अदालत ने पुलिस मामलात में वज़ीर आला के इख्तियारात कम करके आईजी को मज़ीद बाइख्तियार बना दिया है। आईजी ओहदे की मुद्दत मुकम्मल करेंगे, जबकि 3 साल से पहले आईजी पुलिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। अदालत ने करार दिया सीनियर अफसरान के तबादले तकर्रियों की जिम्मेदारियां भी आईजी सिंध को वापस सौंप दी गई हैं, और इस प्रोसेस को भी मज़ीद वज़ा कर दिया गया है। पुलिस समेत दीगर इदारे और सरकारी अफसरान सियासी क़ुव्वतों के साथ गठजोड़ रखते हैं, ये रिमार्क्स दिए अपने फ़ैसले में सिंध हाई कोर्ट ने। और जो रिपोर्ट हुआ है उसके मुताबिक एक एहतसाबी कमेटी बनाने की भी अहकाम दिए हैं सिंध हाई कोर्ट ने, सूबाई सतह पर भी और विफाकी सतह पर भी, ताकि पुलिस के महकमे में एहतसाबी और जो दीगर मामलात, परफॉर्मेंस रिलेटेड मामलात हैं, उस चीज़ को जांचा परखा जाए। इसके ऊपर सवाल कुछ यूँ है कि इस फैसले के बाद क्या पुलिस में सियासी मुदाखलत में कमी हो सकेगी? मज़हर अब्बास साहब। देखिए, जो पुलिस ऑर्डर 2002 आया था, जो हमने पिछले सवाल में भी इस बात का जिक्र किया, वो मेरा ख्याल है अब तक जो पुलिस रिफॉर्म्स हुई हैं या पुलिस की कमीशन वगैरह बने, उसमें सबसे बेहतर था। पहली चीज़ ये कि उसमें पॉलिटिकल मुदाखलत बहुत हद तक ख़त्म कर दी गई थी। उसमें बाकायदा ये जो कमेटीज़ बनाना और किस तरीके से आपने जो है मेरिट के ऊपर लोगों को भर्ती करना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद थी। पहली चीज़, वहाँ ख़ुद जनरल मुशर्रफ के पीरियड में ही उसमें अमेंडमेंट कर दी गई और उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया गया। ज़ाहिर है पॉलिटिकल लीडर्स जो थे उनको प्रॉब्लम्स थी, रही हैं हमेशा से प्रॉब्लम, लेकिन ये कि उसमें बुनियादी तौर पे वो उसी को अगर हम इम्प्लीमेंट करें, उसी को अगर इन्फोर्स करें पुलिस ऑर्डर 2002 को, तो वो सबसे बेहतर फार्मूला है पुलिस में बेहतरी लाने का। लेकिन इस चीज़ को जो जैसे ये जो 3 साल का टर्म है, ये पूरी सिविल रिफॉर्म्स में मौजूद है ये चीज़ें कि एक टेन्योर पोस्टिंग होती है आपकी। उस टेन्योर से पहले अनटिल अनलेस कोई ग्रॉस फाइनेंशियल करप्शन ना हो, कोई बिल्कुल ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ना हो, आप इस तरीके से आईजी को, क्योंकि फिर वो रिफॉर्म कर ही नहीं पाते अगर आप आईजीज़ को या डीआईजीज़ को, इवन एसएसपीज एसएचओज वगैरह तक के लेवल को किस तरीके से चीज़ों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स करनी होती हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो पैटर्न है वो हमने पॉलिटिकल मुदाखलत के ज़रिए हमने देखा, उसमें बहुत ज़्यादा रही। और लेकिन ये कि ये जो फ़ैसला है ये एडी ख्वाजा के जब आईजी थे यहाँ, उस वक्त ये कंट्रोवर्सी चली थी, फिर ये कंट्रोवर्सी बढ़ती चली गई, आईजीज़ को तब्दील किया जाने लगा। लेकिन अगर ये फ़ैसला आया है, जिस तरह का फ़ैसला आया है, बहुत खुशाइंद है, लेकिन इट शुड नॉट बी कन्फाइंड टू सिंध। सवाल ये है क्योंकि ये तो पंजाब में आप देखें, पंजाब में कोई खुद पीटीआई के दौर में कोई पाँच आईजीज़ तब्दील हो गए, 6 चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो गए। जब आप इस तरह हटाएंगे लोगों को, तो फिर वो कॉन्फिडेंस जो उसका होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो लूज़ हो जाता है, पुलिस का लूज़ हो जाता है कि आईजी और डीआईजीज़ और इस लेवल के लोग आप देखें कि वो ज़्यादातर
प्लीज करने लगते हैं गवर्नमेंट ऑफ द डे को, बजाय इसके कि अपने इंस्टीट्यूशन को वो सर्व करें। तो प्रिंसिपली ये ऑर्डर बहुत अच्छा है, प्रिंसिपली ये फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने पुलिस में रिफॉर्म्स करनी है तो उसकी बिगिनिंग जो है वो मेरा ख्याल है पुलिस ऑर्डर 2002 से करें, जिसमें काफ़ी हद तक इस चीज़ को एड्रेस किया गया है कि पुलिस को डीपोलिटिसाइज किस तरह किया जा सकता है, वेल इक्विप्ड किस तरह किया जा सकता है, मेरिट पे रिक्रूटमेंट कैसे हो सकती है और कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो सकती है। गो कि न्यायी साहब मुस्कुरा रहे हैं जब आप तज्जिया दे रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगी कि न्यायी साहब आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मुझे पता है उनकी मुस्कुराहट क्यों है। क्यों न्यायी साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? नहीं, मैं तो ज़ाहिर मदर साहब की तो बात सुन के जो है ना, मैं उसको सीख रहा था। मैं मुस्कुरा ये रहा था कि इतनी खूबसूरत बातें मदर साहब ने की है, तो अदालत को एक बात और भी बता दें कि ये तो सियासतदानों की पॉलिसी में मुदाखलत है, लेकिन जो बंदे सियासत मुदाखल कर रहे हैं उनको भी कभी उसको भी 100 फोटो ले लें, वो भी केस सुन लें कि आखिर। लेकिन असल क्राइसिस ये थी कि मैं पर्सनली समझता हूँ कि जब आप किसी बिल्कुल ये मुल्क जो है ये यहाँ पे वफाकी पार्लिमानी निज़ाम कायम है, यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, अगर आप समझते हैं कि हैं और आपको पता है कि जी इलेक्टेड बॉडीज मौजूद हैं, तो किसी का क्या इख्तियार है कि अगर इलेक्टेड बॉडी जो है वो असेंबली तय करती है सिंध की और कोई कानून साजी करती है और कहती है कि जी चीफ मिनिस्टर इसकी तैनाती करेंगे या नहीं करेंगे, तो किसी को क्या उसमें मजाक हो सकता है। मैं अच्छाई या बुराई नहीं कर रहा हूँ कि इसकी क्वालिटी हो सकता है बड़ी जो है एक रफ डीलिंग हो, लेकिन उनके पास इख्तियार है। यहाँ पे हुआ हुआ क्या है लीना, इस वक्त हुआ हुआ ये है कि इस वक्त अदालतें बेसुर हुई हैं और हुकूमतें भी बड़ी लिमिटेड हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला करते हैं, हुकूमत उसको लिफ्ट नहीं कराती, खुद बहुत सुप्रीम कोर्ट शर्मिंदा बन के उसको बात ही करना छोड़ देती है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं जो हुकूमत की चीज आती है वो उसमें उसको फैसला कर देते हैं, चाहे वो किसी किस्म का केस हो, पंजाब के असेंबली के इलेक्शन केस हो उसके ऊपर ऑर्डर दे दें, चाहे FIA के तबादले रुकवा दें, चाहे कुछ कर दे, सबको करते हैं। उनके पास को आते तो वो एक ऑर्डर इशू कर देते हैं। एक इस वक्त मेरे नजदीक पाकिस्तान में क्योटिक सिचुएशन है। ये जो है ना, जो बिट्स एंड पीसेस में ये अदालतें उस वक्त कहाँ गई थी जब इमरान खान साहब के 3.5 साल दौर के अंदर एक ही जगह 5 IG छोड़ो, 5 DCO, 5 DC, 5 सर उस वक्त भी मुझे याद है नोटिस दिया गया था इस चीज के ऊपर, लेकिन सर फिर भी फैक्चुअली अगर हम एक चीज कर रहे हैं, कौन सा रुकवाया था? हाँ, नोटिस दिया था जब उन्होंने पंजाब का एक जो था उनका हैंड पे जो बंदा था जिसके जो बड़ा जो CCPO का, जब उसको तबादला किया गया तो उन्होंने हमजा शहबाज के वक्त में उन्होंने रुकवा दिया। जब वफाकी हुकूमत ने उसके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश की तो कोर्ट ने डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा, बट स्टिल सर लेकिन पुलिस में नहीं न्याजी साहब इस केस में हुआ ये था कि इस केस में खुद AD ख्वाजा गालिबन जहाँ तक मुझे याद है वो हाई कोर्ट चले गए थे और उसकी बुनियाद पे वो केस टेकअप हुआ था। और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, देखिए न्याजी साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि IG के लेवल के ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो होते हैं या उनका ट्रांसफ़र होता है वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन करती है विद द कंसर्न ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये नहीं होता कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो भी अपने नाम वो सजेस्ट करती है। असल में हुआ ये था कि जब आप रैंडमली चीज़ों को वो करते रहें तो वहाँ पर चूंकि उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया था, आप देखें जो IG मुश्ताक मेहर के साथ हुआ, आपको इसकी मिसाल मिलती है कि एक IG को जो है चंद इदारे उठा के ले गए पुलिस, मतलब उसमें आप देखें ना पूरा इंस्टीट्यूशन हिलकर रह गया। यानी इस हद तक हिल गया कि हमारे जियो के एक रिपोर्टर ने जब उसकी CCTV फुटेज ऑन एयर की तो उसको उठा के ले गए, ना सिर्फ IG को उठाया, जियो के रिपोर्टर को भी उठा लिया। ये तो लेवल ऑफ हमारे यहाँ जो है वो गवर्नेंस का लेवल है। तो मसला ये है कि असल चीज को बेहतरी लाने के लिए मैं एक बात करूं जी नहीं मुशर्रफ साहब ऑर्डर लेके आए थे और ये एक डिक्टेटर्स की बड़ी एक उनके अंदर एक प्रॉब्लम नहीं है, ये उसके चॉइस नहीं होती। अयूब खान है, मुशर्रफ है, क्या जी लोकल बॉडीज करो, उनका एम्पावर करो और उसके बाद 10 साल अपने डिक्टेटरशिप चलाओ, क्योंकि वो कभी भी कौमी लीडरशिप नहीं उभरने देते। इसलिए जब जाते हैं तो यहाँ पे फसाद आम होता है। उन्होंने एक पहले बनाया डिस्ट्रिक्ट आजम बनाए,
उसके बाद उनको बाख्तियार बनाया, नीचे उन्होंने डीसीओ को और उनको बहुत बाख्तियार कर दिया। जी अमेरिका में जो शेरिफ के जो अख्तियारात होते हैं यहाँ के डीपीओ के होंगे, ये ख्वाब ख्याली सिर्फ ये थी, इंटरेस्ट क्या था अपने इक़्तिदार के लिए होता है ना, मैंने फाइट इंटेंट, यानी बदनीति के बेस पे कुछ अच्छा काम हो रहा था, वो हुआ या नहीं हुआ। लेकिन देखो अब सियासी हुकूमतें हैं, सर अगर अच्छा काम, चले ठीक है उसमें नियत जो भी हो, लेकिन अगर अच्छा काम हुआ, नीचे तक इख्तियारात थे, लोगों की बातें सुनी जाती थी, उसको आगे बढ़ाना चाहिए था। रिजल्ट नहीं निकले थे, अच्छा नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि उसके बाद उन्होंने वहां पे काफ लीग को इक़्तिदार में लेके आना था। वो एक मारे बोली उसको कि आप लंबी बहस ना करें, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो चीजें चलाई जाती है ना, इसके अंदर असल मसला ये है ही नहीं। मसला तो है कि आपका पूरा निजाम क्योंकि क्योस का शिकार है जी, इसलिए आप नफ्सी निकालम है। यहाँ कोई ये तो नहीं है कि आप इस सिस्टम को लेकिन ये आज की बात तो है नहीं। देखिए नादी साहब, थ्री टियर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं। जब हम बात करें, देखिए 3 tiers ऑफ डेमोक्रेसी हैं, फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल बॉडीज। हम फेडरल पर बात करते हैं, हम प्रोविंशियल पर बात करते हैं, उससे नीचे नहीं जाने दिया जाता। ना प्रोविंशियल है ना फेडरल है, वो सर उससे नीचे नहीं दिया। 18वीं तरमीम में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर्स दी गई, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट से नीचे नहीं दी गई पावर्स। दी गई है वो तो देखो ना, आप सारा जदोकोप तुमको कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जी जो एक कम से कम यही 73 के आईन में भुट्टो साहब ने जो कॉन्करेंट लिस्ट बनाई थी जिसमें प्रोविंशियल पावर थी 10 साल बाद अच्छा, अब आप दोनों जो बात कर रहे हैं उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, मज़हर साहब बाय द बुक चल रहे हैं, न्यायी साहब कह रहे हैं जमीनी हकायक ये हैं, वो कहते हैं होता रहे, आईन में लिखा हुआ है होता रहे, लेकिन जमीनी हकायक में कौन देते हैं लोकल बॉडीज को पावर्स, कौन दे रहे? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। आप देखें क्या हाल है। होता रहे, मैंने कहा ये अगर सिस्टम से हट के वो अपनी लोग मर्जी हटदर्मी करेंगे, जो कि मुरवजा कवानीन नाफिज हैं, जाके एक लोग बैठे असेंबली बैठी है, तो वो एक सिस्टम अंडरमाइन कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मतलब डेवलपमेंट फंड एमएनएस एमपीएस को मिलते रहे, लोकल बॉडीज को मिले ना मिले। मुझे एक बात जरा एक आखिरी आगे बढ़े, होता ही है ये कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी की पोजीशन के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट सजेस्ट करती है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट 3 नाम भेजती है, तो तब डिवीजन तो सर वो नाम भेजती है तो उसके बाद उसका एक टेन्योर भी तो होता है ना। नहीं मैं बता रहा हूँ टेन्योर करा लेते, जब एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भी नवाज शरीफ साहब के पास थी और नीचे भी उनके पास थी, इमरान खान साहब का ऊपर थी, नीचे बुजदार साहब थे, करा लेते। देखिए इसलिए ऐसी बातों में हम उलझे हुए हैं कि जो मेरी और आपका झगड़ा नहीं है, झगड़ा कहीं और है। हम खाम का अपने मट्टी पाओ महमल ना पाओ, बस गुजारा करो, गुजारा। हम वैसे हम इतने बेबस हो गए हैं कि बस गुजारा करो क्या, ये हम हमारी जमीनी रियलिटी। मैं मासूमाना सवाल करना चाहती हूँ। चलो हम तलवार लेकिन अब मेमन और भट्टी साहब को बैटिंग करने दें। एक सेकंड मेमन। अलीना देखिए, पहली चीज तो ये है कि हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि पाकिस्तान में जो है अनफॉर्चुनेटली हमारी पुलिस को यहाँ पर पॉलिटिकल टूल्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, सब सियासतदानों की तरफ से, सारी हुकूमतों की तरफ से, बेशक वो सियासी हुकूमतें हों या दूसरी हुकूमतें हों। जो पुलिस ऑर्डर 2002 की मदद से आप बात कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है कि वो काफ़ी बेहतर था, जाहिर बात है उस पर मजीद काम होना चाहिए, बहुत इट्स ओपन टू लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, और वो करना चाहिए था हमारी इधर हुकूमतों को। ठीक है वो एक डिक्टेटर लाए थे, लेकिन बात यह है कि वो अपनी लेजिटिमेसी के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन एक पुलिस ऑर्डर पे मैंने पुलिस वालों से भी इस पे बात की, वो कहते हैं कि देखें ये एक अच्छा ऑर्डर था, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली आईजी को जो है वो इंडिपेंडेंट किया गया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में तो हुई, जो पीटीआई की गवर्नमेंट नासिर दुरानी साहब ने जब की थी उन्होंने मैनेज कर लिया, और इसीलिए फिर उनको पंजाब में भी लाए गए, लेकिन पंजाब में वो नहीं कर सके और उनको जो है वो चले गए। अच्छा, पंजाब के अंदर मसला ये था कि यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो काफी पावरफुल है, और उन्होंने और चीफ मिनिस्टर ने मिलकर जो है पावर्स जो है अपने पास रख ली, बजाय इसके कि वो इम्प्लीमेंट करते हैं। सिंध के अंदर जो है वहां पर अभी तक यही हम देख रहे थे कि वो डीआईजी तक जो है वो भी चीफ मिनिस्टर ही अपॉइंट करते थे। पुलिस के अंदर से काफी इसके ऊपर शिकायत भी आती थी, इंटरनली प्राइवेटली आती थी, और उसकी वजह अलीना पता क्या है? उसकी वजह ये है कि देखिए हम देखते हैं कोई आप बड़ी वो देख लें, कंपनी देख लें, उसमें एक सीईओ होता है, हमें सीईओ के नाम तो पता है, हमें पता है जी एप्पल का कौन सीईओ है, माइक्रोसॉफ्ट का कौन है, फलाने का कौन है। उनके पास इंडिपेंडेंस होती है कि उन्होंने अपनी एक टीम उन्होंने बनानी है, क्योंकि
क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो रिस्पॉन्सिबल है। जब ये होगा कि आईजी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके पास ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस ही नहीं है कि वो अगर चीफ मिनिस्टर ने या हुकूमत जो है, जो भी सूबाई हुकूमत है, खाली सिंध की बात नहीं है, अगर मैं किसी दूसरे सूबा बलोचिस्तान हो जाए, पंजाब हो जाए, कि उन्होंने नहीं लगाना, डीआईजी पे कोई और लगा रहा है उसके नीचे, जब वो बाईपास करते हैं ना चेन ऑफ कमांड को, उससे ये होता है कि जो नीचे के लोग आते हैं वो फिर कहते हैं हमें तो आईजी ने अपॉइंट करना नहीं, हम इसके ऑर्डर क्यों माने। फिर वो कहते हैं हमें तो जो लेकर आए हैं, यानी सियासतदान जो लेकर आए हैं, जिसने हमें बेनिफिट दिया है, हम तो फिर उनकी बात मानेंगे। फिर वो अपने भी जो उन्होंने काम इस तरह के करने होते हैं जिसपे फिर हम क्रिटिसाइज करते हैं कि पुलिस ने ये कर दिया, फिर वो सियासतदान और उनका गठ जोड़ है, हुकूमत ने मिलकर उनके साथ इस तरीके से कर लिया, वो गुंडागर्दी होगी, बदमाशी होगी, तो वो इसलिए क्योंकि चेन ऑफ कमांड आपने जो है पूरी की पूरी वायलेट कर दिया, आपने इंडिपेंडेंस कर दिया। तो असूली तौर पर आइडियली बिल्कुल जो पुलिस है उसको डिवॉइड होना चाहिए एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये तो एक आइडियल सी बात है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, मुझे ये बताइए कि सिंध हाई कोर्ट के क्या फैसले से ये चीज इंप्लीमेंट हो सकेगी? ये अगर उन्होंने कर दिया, ऐसी चीज ये आसान नहीं है, ये कोई नहीं, यहाँ पर हम कोई आइडियल सिचुएशन में नहीं बैठे। असल चीज ये है कि इसमें एक प्रॉपर डायलॉग होना चाहिए, होना। देखिए पावर कोई नहीं छोड़ता, सियासतदान हो बेशक कोई और इदारे हो, पावर अपनी कोई जब एक उनको मिल गई ना वो बड़ी मुश्किल से छोड़ते हैं, वो लेनी पड़ती है। इसलिए इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए एक सियासी डायलॉग, जो कि सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के, यानी कि सियासतदान भी बैठे, पुलिस वाले भी बैठे, वो इसका कोई मैकेनिज्म जो है प्रॉपरली तय करे, उसके अंदर सिविल सोसाइटी के लोग भी हो, फिर जाकर ये चीज होगी। ब्यूरोक्रेसी भी बैठे, क्योंकि मैं बताऊं ब्यूरोक्रेसी भी नहीं देती बहुत सारी पावर्स अपनी, और वो भी पुलिस को बहुत अच्छी तजवीज है। पुलिस जो है, पुलिस के ऊपर तो हम पुलिस को तो हम बुरा भला कहते हैं, लेकिन जो पुलिस के अंदर मसाइल है और इन वजूहात की वजह से कि उनके चेन ऑफ कमांड ही नहीं है, जब इतनी इंटरफेरेंस हो रही होगी, अभी जिस तरह मलिक साहब ने एक वाकये का बताया है, उसके अंदर पुलिस की क्या कई सूबों में इस तरह मुदाखलत है सियासी, इतनी इंटरफेरेंस है, कई सूबों में मसले मसाइल ये हैं, उनको माशी तौर पर उस तरह से एम्पावर नहीं किया जाता, बहुत सारे मसले मसाइल हैं इतने ज्यादा। बहुत जबरदस्त तजवीज़ है कि बिल्कुल इसके ऊपर हमें संजीदगी से सोचना चाहिए और एक डायलॉग करना चाहिए। इरशाद भट्टी साहब, आपकी क्या तजवीज़ है? मैडम शेख, सबसे अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक बल्कि ज़िल्लत तमेज़ किस्म की सोच तो ये है कि आज हम सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है कि आईजी की मुद्दत पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि सीनियर अफसरों को आईजी के इख्तियार होना चाहिए तकर्रियों तबादलों का। किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में, किसी जमहूरी मुल्क में जहाँ जमहूरियत की जीम भी नाफज है, वहाँ ये किसको इख्तियार मिलता है? जो बाइडन करता है या ट्रंप कर जाता है? ये उनको ही इख्तियार है। ये है वो माफियाज का मुल्क, ये है वो गला सड़ा निज़ाम, ये है वो 2 नंबर जमहूरियत, ये है इनकी अंदर जो सिविलियन डिक्टेटरशिप। मेरा थाना, मेरा SHO, मेरा ज़िला, मेरा DPO, मैं काबू करूँगा। पूरी सियासत इनकी घूमती है थाना, कचहरी और तरक्याती फंड, नाली, गलियाँ, यही सुनते आ रहे हैं। अपने लोगों को रिलीफ दिलवाना और बाकियों को काबू कराना। इस पे शुक्रिया तो बनता है इस सिंध हाई कोर्ट का कि उन्होंने कहा, उन्होंने याद दिलाया कि खुदा के लिए आईजी को अपने ओहदे की मुद्दत पूरी करने दे। खुदा के लिए आईजी से आप रोज़ कहते हैं पुलिस ने कच्चे के डाकू नहीं पकड़े जा रहे, लॉ एंड ऑर्डर ये हो रहा है। भाई जब आप अपने थाने में अपने SHO लगवाएंगे, अपने DPO लगवाएंगे और अपने बंदों को छुड़वाएंगे तो पुलिस क्या करेगी? और फिर उसके बाद शुक्रिया चीफ जस्टिस साहब कि आपने ये भी याद दिलवाया कि पुलिस में सियासी कल्चर नहीं होना। ये सियासी कल्चर है क्या वैसे? ये मेरे मासूम सियासतदान हैं क्या वैसे? यानी ये सारे चीज़ों से बरी ज़िम्मा है। जो इनसे ताकतवर हैं उनके पांव पड़े रहते हैं, जो इनसे कमज़ोर हैं उनको थानों में बंद करवाए रखते हैं। और बाकी ये बात कि ये जो आपको अभी का 5 आईजी बदले थे तहरीक इंसाफ के दौर में, और जो महमूद खान ने सवा सत्यानाश कर दिया था जो KP में तहरीक इंसाफ ने पुलिस कल्चर किया था, कोई थोड़ी बहुत बेहतरी की थी। और ये जो पंजाब में जब रिफॉर्म्स लाने चाहे थे तो जो पोस्टर बॉय थे नासिर दुरानी, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, उनको चाय का कप नहीं पेश किया था जाते हुए इमरान खान साहब ने। वजह ये सियासतदान, वजह ये माफियाज, वजह ये लैंडलॉर्ड्स, वजह ये ग्रुप, वजह ये सारे
अब आप इस पे आ जाइए कि जल्दी से आ जाइए, यानी हम आप इस जल्दी से, यानी आप बदनीयती से परवेज मुशर्रफ जो है वो अच्छे काम कर गया जी। मुझे कोई ऐसा बदनीयत हुक्मरान चाहिए जो बलदियाती मजबूत बलदियाती निजाम दे जाए। मुझे कोई ऐसा बदनीयत हुक्मरान चाहिए जो स्टील मिल प्रॉफिट में ले जाए। मुझे कोई ऐसा बदनीयत हुक्मरान चाहिए जिसका अपना सरे बैल और एवन फील्ड ना हो। मुझे कोई ऐसा बदनीयत हुक्मरान चाहिए जो 6000 अरब कर्जा छोड़े। मुझे कोई ऐसा बदनीयत हुक्मरान चाहिए जो हमारे बारे में सोचे। मुझे कोई ऐसा बदनीयत हुक्मरान चाहिए जिसके अंडर ये हमारे इदारे प्रॉफिट में हो। तो ऐसा बदनीयत हुक्मरान चाहिए। मुझे जमहूरियत पसंद नहीं चाहिए, मैं इस जमहूरियत से तंग आ गया हूं। प्लीज अल्लाह के नाम पे मेरे सर पे ये ना करें। मुझे कोई भी चाहिए जो मेरे अच्छा चले भट्टी साहब एक मिनट रुक जाए। ओके भट्टी साहब, हो गई आपकी तकरीर। मुझे नहीं चाहिए भट्टी साहब सुन लेना, दूसरे की जवाब सुन ले कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे, सुन ले जरा। इतनी बहस हो रही थी मैडम शेख, मैं चुप करके बैठा था। मेरे तो भट्टी साहब आप अगले को बात करने देंगे तो बहस होगी ना, आप अगले को बात नहीं करेंगे। मेरी बात मुकम्मल होगी तो मैं अगले को करने दूंगा। तो आपने कर तो लिए बात मुकम्मल, आपने कर ली बात आप समझते हैं कर ली है तो ठीक है, मैंने कर ली। चलो ठीक है, मेरा न्याय साहब से कोई झगड़ा नहीं है, वो उनकी राय काबिल एहतराम है। मैंने अपनी राय दी है, मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए। मेरे लिए ये तबीयत के लिए मेरा बड़ा बोझ है कि हम यहाँ बैठ के कहें कि मेरी जमहूरियत बेहतर है, वो मार्शल है, या इस तरह के अल्फाज करें। देखो मुझे इसकी कोई बात नहीं कि जो अच्छे बुरी है, मैं तो इसको भी समझता हूँ कि जमहूरियत को तोड़ मोड़ कर रखा हुआ है हमने। मेरे लिए तो ये दलील करना ही जो है ना, आप एक पूरे एक सिस्टम की, बल्कि किसी मौजूद मुल्क में भट्टी साहब ये बात करते हैं ना किसी ऐसी जगह पे जहां पे मीडिया पे, इन पे हकीकत है कि मैं आपको बेहतर को गुस्से में नहीं कह रहा हूं, इन पे टीवी बैन हो जाता। जो बंदा माशराओं में सब कंट्रोल करे। अब भट्टी साहब की सुन ले। वाकई ठीक कह रहे हैं न्याजी साहब, किसी महज़ब मुआशरे में ये मैं बात करता जहाँ जमहूरियत होती तो मुझ पे बैन हो जाता, लेकिन वहां मैं करता क्यों? पागल हूं मैं करता वहां बात? मैं इसलिए कर रहा हूं कि 75 साल बाद इनकी नस्लें सवर गई, मेरी नस्लें बिगड़ गई। मैं इसलिए करता हूं कि आज हाई कोर्ट कह रहा है कि आईजी को इख्तियार दो कि वे अपनी मुद्दत पूरी करें। मेरी बात सुन ले न्याय साहब, मैं तो चुप करके बैठा, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए न्याय साहब, प्लीज सुन लीजिए, 1 मिनट वक्फा दे दीजिए। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं न्याजी साहब, ये ना मुहज़्ज़ब मुआशरा है, ना मुहज़्ज़ब मुल्क है, ना जमहूरी मुल्क है। अलीना मैं इसमें सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं, देखें अच्छा मैं जी सिर्फ छोटी सी लीना बात करूं। देखिए पुलिस ऑर्डर 2002 की बात मैं इसलिए मदद साहब ने भी की, मैंने भी की, मेरी तो बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर्स से इस पे बात हुई थी। वो यही बात कर रहे थे कि ये एक अच्छा था और तहरी बात है इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो है और बहुत चीजें होनी चाहिए थी। ये बात दुरुस्त है कि जो मिलिट्री डिक्टेटर्स आते हैं, वो अयूब खान हो, वो जो जनरल मुशर्रफ हो, वो लोकल बॉडीज को एम्पावर करते हैं, वो इस तरह की चीजें भी ले आते हैं क्योंकि उनको लेजिटिमेसी अपनी चाहिए होती है। असल प्रॉब्लम ये है हमारे लिए, ये डिक्टेटर्स की इसमें कोई बिल्कुल तारीफ हमें करने की जरूरत, वो तो गैर आईनी है, वो तो आइन के मुताबिक आए ही नहीं ना, उनकी तो बात ही नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि हमारी जो सियासी जमातें जो इलेक्ट होकर आती हैं, जो एक प्रोसेस के थ्रू हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये चीजें उनका काम है करना, कि वो पुलिस रिफॉर्म्स भी करें, वो एम्पावर्ड लोकल बॉडीज भी लेकर आए। वो जब तक ये चीजें नहीं करेंगे, डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं करेंगे, तो हकीकी मानों में जो जमहूरियत की वैसे हर वक्त बात करते रहते हैं, हकीकी मानों में जमहूरियत नहीं आएगी। जुडिशियल रिफॉर्म्स चाहिए हमें, पुलिस रिफॉर्म चाहिए हमें, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म चाहिए हमें, एजुकेशन रिफॉर्म चाहिए हमें, हेल्थ रिफॉर्म चाहिए हमें, बहुत चीजें। मैंने एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर भी बात करनी है, मुझे वक्त दीजिएगा ताकि अगला सवाल भी हम डिस्कस देखिए बहुत सीधी सी बात है जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं और जिसको न्याजी साहब काउंटर कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है भट्टी साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेसी, आप देखेंगे इस डेमोक्रेसी में जो लॉज जो हम रेगुलेशंस बना रहे हैं वो क्या रेगुलेशंस बना रहे हैं, ये बातें सारी ठीक हैं आपकी कि बहुत से आमराना दौर में हमने बहुत सी अच्छी रिफॉर्म्स भी देखी, लेकिन मसला लेजिटिमेसी का होता है। आप मेरे घर पर कब्जा कर लें और उसके बाद उस घर को बहुत शानदार बना दें, कब्जा तो फिर कब्जा ही होता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारियाँ डेमोक्रेसी को फ्लरिश ही नहीं होने दिया। मौलवी तमीज़ुद्दीन की असेंबली बहाल कर दी गई थी, जस्टिस मुनीर ने उसको नज़रिया ज़रूरत के तहत, और उसके बाद से आज तक नज़रिया ज़रूरत ही चल रहा है। इसलिए डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं कर सकी क्योंकि हमने डेमोक्रेट्स को ऊपर आने ही नहीं दिया। हम अपनी पसंद के लोग लेकर आए, हम अपनी पार्टियां लेकर आए, हमने उन पार्टियों को तोड़ा, उन पार्टियों में से ग्रुप्स बनाए।
ये सिलसिला आज तक चल रहा है। आज भी आप देख लें, एक पार्टी को तोड़ा जा रहा है ना, कल भी यही था, पीएमएलएन को तोड़ा जा रहा था, उससे पहले क्या था, पीपल्स पार्टी को तोड़ा जा रहा। ये तोड़ने का अमल कर कौन रहा है और क्यों कर रहा है? क्या उसको ये राइट है? इन चीजों को तोड़ने का राइट है उसको, जो किया जा रहा है? क्यों? अगर वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अगर वो सियासत कर रहे हैं, तो उनको तनकीद का निशाना क्यों नहीं बनाया जा सकता? अगर जुडिशली जो है जुडिशल एक्टिविज्म कर रही है, सियासी फैसले कर रही है, तो उनको क्यों नहीं तनकीद का निशाना बनाया जा सकता? रोज हम 7 से 11 तक सिर्फ सियासतदानों को गालियां देते हैं, सिर्फ जमहूरियत को गालियां देते हैं। कभी हम इस पर खुलकर बात कर सकते हैं कि हम दूसरों का क्या रोल रहा है? कभी हम उनका नाम ले सकते हैं कि उनका क्या किरदार रहा है? तो प्रॉब्लम यहां यह है कि डेमोक्रेसी बिल्कुल जिस फॉर्म में हमें नजर आ रही है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन इसको खराब करने की जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान नहीं है। ठीक है जी, भट्टी साहब मुख्तसर एक जुमले में कहिएगा जो भी कह। जी मुख्तसर ये वो लोग हैं जो पार्टियां तोड़ते हैं, जिनसे जब वक्त आता है बेनज़ीर भुट्टो भी उनसे डीलें करती है। ये वो लोग हैं जिनसे नवाज शरीफ डीलें कर जाते हैं। वेलकम किया था परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ को। सर, बेनजीर भुट्टो ने एक अपना फैसला किया था, उसके फैसले को 24 घंटे में वापस करवा दिया गया। क्या बात कर रहे हैं भट्टी साहब? मैं चुप करके बैठा हुआ था ना, मैं चुप करके बैठा हुआ था, तकरीर सुन रहा था। मेरी बात सुन लें। चले भट्टी साहब की बात सुन लें, मानता नहीं हूँ आप में इतनी तो जमहूरियत आप में तो होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा था, उस वक्त बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ के साथ खड़े होने चाहिए था। जब मिसाके जमहूरियत किया था तो उन्हें दुबई में नहीं मुलाकातें करने चाहिए था। इन लोगों ने हमें लीड करना था, ये लोग डीलें करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं यार, मेरे मुल्क के इदारे बेहतर करो, मेरे मुल्क का निज़ाम बेहतर करो, स्कूल बेहतर करो, अस्पताल बेहतर करो, बल्दियाती निज़ाम बेहतर करो, चाहे कोई भी निज़ाम हो। ये नहीं है जमहूरियत जो मुआशरों में ये वो भाई डील करने की जरूरत क्यों पेश आती है? क्या सियासतदान अगर डिलीवर करें, क्या सियासतदान अगर परफॉर्म करें, क्या हमारी बेहतरी के लिए अगर रिफॉर्म्स करें, तो ये मुमकिन है कि इस माहौल में रहते हुए भी वो कुछ ना कुछ डिलीवर करें ताकि जमहूरियत मजबूत हो। फ्लॉज बहुत से होते हैं जमहूरियत में और इसी तरह से ग्रो करते हैं। मुहज़्ज़म माशरों में भी हम देखते हैं बहुत से फ्लॉज होते हैं, लेकिन ये हुस्न जमहूरियत का कि ग्रो करती है। वो सियासतदानों का सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि वो अपने अदवार में गवर्नेंस की अच्छी मिसालें कायम नहीं कर सके। वो इनसिक्योरिटी का शिकार रहे, सारी जिंदगी इनसिक्योरिटी का शिकार रहे, इसलिए वो कमजोर से कमजोर तर पड़ते गए। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जो फैसला साजी है जी, वो अच्छे हों बुरे फैसले हों, उसका इख्तियार अवाम को है। उसका इख्तियार किसी और ताकत को नहीं है कि वो किसी को डाउनग्रेड करे, किसी का डाउनफॉल करे। ये लोगों का है। मिसालें कोई सियासतदानों ने, सियासी हुकूमत ने कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं की, बुरी मिसालें कायम की, लेकिन उसकी तब्दीली का इख्तियार सिर्फ अवाम को है। ठीक है जी, हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी। अपनी राय से हमें सोशल मीडिया के ऊपर आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।